हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल टुडे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लीगल स्टडीज़ का 12th क्लास का एग्ज़ाम है उसमें आप 70 to 100% मार्क्स किस तरीके से स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले वेरी इम्पॉर्टेंट, जो अलॉटेड टाइम है वो 3 आवर्स का है और उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए कंटेन्स 20 MCQs, 20 marks each. Section B contains 8 short answer type questions of 2 marks each. Section C contains 8 questions for 3 marks each, and section D contains 4 long answer type questions for 5 marks each. इंटरनल चॉइस क्वेश्चन पेपर में दी होगी, उसके अलावा कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं होगी। सबसे पहले ये कोशिश करना है कि जो 20 MCQs हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी है कि एटलीस्ट आप 20 MCQs में से 20 मार्क्स आप स्कोर कर सको। आज हम डिस्कस करेंगे 23-24 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE की वेबसाइट पर है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कम से कम आपको 7 to 8 आवर्स की स्टडीज़ करनी है, रिवीजन करनी है, नया टॉपिक पढ़ना है और बार बार उसको रिवाइज करना है ताकि आप भूल ना जाओ। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कौन से प्रिंसिपल के ऊपर एम्फेसाइज करता है? उसकी यूनिवर्सलिटी के ऊपर और चाइल्ड राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। ये कौन सी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको कि जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो प्रोटेक्ट करती है? हमारे पास ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 0 to 18 ईयर्स। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। पहला ही करेक्ट आंसर हो गया। ऑब्वियसली मोस्ट वर्नरेबल चिल्ड्रन नहीं होगा उसका। ओनली चिल्ड्रन इन रिलीजन दैट आर बैकवर्ड वो भी नहीं होगा। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सर्टेन कम्युनिटीज़ और अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्सलिटी की बात हो रही है। फर्स्ट is the correct answer, all children in the age group of 0 to 18 years. Now come to the second question. जॉन इज़ अ लॉयर। जॉन एक लॉयर है जो अपनी कंट्री में प्रैक्टिस कर रहा है। वो एडवर्टीजमेंट देना चाहता है ताकि उसका जो लीगल करियर है वो एनहेंस हो सके। और उसकी लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोसीजर है लॉयर्स के लिए, उनको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, उनको बहुत सारा प्रोहिबिशन होता है कि वो किस तरीके की एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकता है। तो अभी जो जॉन के बारे में बात हो रही है कि वो फॉरबिडन है, मतलब एडवर्टाइज नहीं कर सकता है टीवी पर, रेडियो पर या फिर सिनेमा में, लेकिन वो प्रिंट मीडिया पर अपनी एडवर्टाइज को दे सकता है। हमारे पास जो ऑप्शंस है, मलेशिया आंसर नहीं है, सिंगापुर भी आंसर नहीं है, हांगकांग इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हांगकांग में ही लॉयर्स को परमिशन है कि वो प्रिंट मीडिया पर अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लोअर टू हायर, और हमारे पास जो हायरार्की गिवन है वो है सिविल जुरिस्डिक्शन की। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट्स, जूनियर सिविल जज कोर्ट और जूनियर सिविल जज कोर्ट। नाउ लुक एट द हायरार्की। just let me zoom in. Here we are having the hierarchy. Principal junior, principal junior civil judge is here, then is senior civil judge is here, then is munsif courts down at the below at the lower level, then junior civil judge court. Junior civil judge भी हमारे पास मुंसिफ के साथ ही है। इसमें हमारे पास जूनियर सिविल जज कोर्ट का जो हायरार्की है वो मेंशन नहीं है। वी हैव टू यूज़ आवर कॉमन सेंस। मुंसिफ जो होता है वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे होता है, इसलिए जूनियर सिविल जज को हम उससे एक अपर हायर रैंक पे हम रखेंगे। हमारे पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। लोअर हमारे पास हो गया मुंसिफ,
तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, मुनसिफ हमारे पास सी का ऑप्शन है, मुनसिफ हमारे पास सी है। अपने 1 2 3 के ऑप्शन में हम देखेंगे कि डी में सी ऑप्शन पहले आ रहा है, सो वी विल क्लिक on D1. So the correct answer is the D, C D A B. C Munsif, D is Junior Civil Judge Court, then A is Principal Junior, and the B is Senior Civil Judge. So now let's move on to another question. Question number 4. This is based on assertion and reasoning. Assertion is the statement, reasoning is the explanation of the statement. So let's look at the question. Question is, Justice Sumitra Sen resigned from his office before he reached at the age of 62. सो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज होता है एससी का 65, हाई कोर्ट का 62, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिफोर कर दिया है, इट मीन्स इम्पीचमेंट हुआ है. सो रीजनिंग, व्हाट इज द रीजनिंग? जस्टिस सुमित्रा सेन वॉज इम्पीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस. सो जो स्टेटमेंट है उसको करेक्टली डिफाइन कर रहा है रीजनिंग. सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर शुड बी A. Both assertion A and reason are true, and reason R is the correct explanation of assertion. So the answer is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So जब हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारे जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है, तो हमें दूसरे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से हम अपना जो टाइम है उसको भी सेव कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. ए सेल्स हिज गार्डन एज वेल एज हिज हाउस. ए अपना गार्डन और घर एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इट मीन्स एक डॉक्यूमेंट के थ्रू बी को सेल कर रहा है, बी को बेच रहा है. बी वॉन्ट्स टू रिटेन, लेकिन बी जो है वो सिर्फ घर रखना चाहता है और कैंसिल करना चाहता है गार्डन को. वो कहता है कि मैं गार्डन नहीं रखूँगा, मैं तो घर ही रखूँगा. इज़ इट पॉसिबल इन लॉ? क्या ये लॉ में पॉसिबल है? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन लॉ. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन लॉ according to the doctrine of election. According to the doctrine of election. So let's look at the details of that. So doctrine of election क्या कह रहा है? According to this doctrine, B has to retain the garden if he wants to retain the house. B को अगर घर चाहिए तो उसको गार्डन भी रखना पड़ेगा. अगर उसे कैंसिल करना है, सो ही हैज़ टू कैंसिल द होल ट्रांजैक्शन. उसको पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कैंसिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसे नहीं होगा कि वो घर रखेगा और गार्डन को छोड़ देगा, कि सिर्फ बेनिफिट ही लेगा और अगर उसको कहीं पर लॉस हो रहा है तो उसको छोड़ देगा. सो इसका लैटिन फ्रेज है क्वाड अप्रोबो नॉन रिप्रोबो. इट मीन्स दैट विच आई अप्रूव आई कैन नॉट डिसअप्रूव. सो इसमें क्या बात हो रही है? एक ही इंस्ट्रूमेंट हुआ है, एक ही डॉक्यूमेंट बना है जिसमें कि हाउस और गार्डन की बात हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हाउस लेगा और गार्डन को छोड़ देगा. सो हैज़ टू ईदर एक्सेप्ट द होल, या तो उसको पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा पूरा डॉक्यूमेंट, और अदरवाइज रिजेक्ट द होल थिंग, और नहीं तो उसको पूरा का पूरा उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. सो लुक एट द ऑप्शंस नाउ. येस इट इज़ as it is A's property. No, so this is not the correct answer. Yes, no. जहाँ जहाँ पर yes आया वहाँ पर हम सीधा उसको wrong कर देंगे, क्योंकि उसको no ही उसका आंसर आएगा. तो हमारे पास D, C और D दो ऑप्शन बचे हैं. No, as B cannot accept the property and reject the another in the same document. So अभी हमने डॉक्ट्रीन देखा. डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रीन, B has to retain the garden if he wants to retain the house or cancel the whole transaction. So C is the correct answer. C is the correct answer. What is the D? No, as there is, it will be difficult for A to decide the price of the house. No. So C is the
करेक्ट आंसर नो, as B cannot accept one property and reject the another at the same document or in the same document. Now move on to another question, question number 6. Which of the following is not a criteria for setting aside the arbitral award? आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रेटर देता है। आर्बिट्रेटर एक तरह का मीडिएटर होता है जब कोई सिविल केस होता है, ये क्रिमिनल केस में नहीं होता, ये सिविल केसेस में होता है। मे बी दो लोगों के बीच में बिजनेस चल रहा है और उन्होंने बोला अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम इस आर्बिट्रेटर को चूज कर रहे हैं, ये हमारे बीच में सेटलमेंट कराएगा। सो समटाइम्स इट मे हैव हैपन कि आर्बिट्रेटर जो है ऑलरेडी चोजन होता है और मे बी एट लेटर स्टेज पे भी उसको चूज किया जा सकता है। सो इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आर्बिट्रल अवार्ड किस क्राइटेरिया के थ्रू सेट असाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों सेट असाइड किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा? अगर आर्बिट्रेटर बाइस्ड होगा तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है, उस जजमेंट को नहीं माना जाएगा, उस फाइनल डिसीजन को नहीं माना जाएगा। अगर इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है आर्बिट्रेटर की तो भी, क्योंकि हो सकता है कि वो बायस है और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करे और दूसरी पार्टी के लिए वो लॉस हो जाए। देन द आर्बिट्रेशन हैज़ जुरिस्डिक्शन। सो जो ट्रेटर होता है उसकी अगर जुरिस्डिक्शन है तो उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। अवार्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, और अवार्ड अगर किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हुआ है तो भी उसको सेट असाइड किया जा सकता है। तो इसमें भी सेट असाइड किया जा सकता है। इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसमें भी किया जा सकता है। अगर बायस्ड है आर्बिट्रेटर तो भी किया जा सकता है। सिर्फ सी इज़ द ऑप्शन जिसमें कि आर्बिट्रेशन को, आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड नहीं किया जा सकता है। सो द आंसर इज सी, द arbitrator has jurisdiction. Now next question, move on to another question, question number 7. If the conviction can be based on the statement alone, conviction in it means अगर कोई एक्यूज्ड है, उसने क्राइम किया है और वो कन्विक्ट कर रहा है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, किसके ऊपर बेस्ड हो सकती है, या वेयर सम सप्लीमेंट्री एविडेंस इज नीडेड, और किस केस में जब सप्लीमेंट्री एविडेंस हैं तो उसको ऑथराइज करने के लिए, उस कन्विक्शन को ऑथराइज करने के लिए क्या टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है। सो हमारे पास ऑप्शंस है कन्फेशन एंड कन्फेशन, ये तो नहीं होगा। एडमिशन एंड टेस्टिमनी भी नहीं होगा। हमारे पास या तो कन्फेशन और एडमिशन हो सकता है। सो द थर्ड ऑप्शन इज कन्फेशन एंड एडमिशन। सो कन्फेशन एंड एडमिशन। सो अब हम दोबारा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर कोई कन्विक्शन है, कोई मान रहा है कि उसने क्राइम किया है सिर्फ स्टेटमेंट के बेस्ड पर, तो उसको कहते हैं कन्फेशन, तो उसको कहते हैं कन्फेशन। अगर कोई ये कह रहा है कि कन्विक्ट कर रहा है कि हाँ ऐसा कोई क्राइम हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या दे रहा है, सप्लीमेंट्री एविडेंस दे रहा है, इट मीन्स उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस दे रहा है, तो उसको एडमिशन कहते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इफ द कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट अलोन, it is confession, and where some supplementary evidence is needed to authorize a conviction, then it is a admission. Now another question, question number 8. So Ricasso was a painter. Ricasso एक पेंटर था जिसने अपनी पेंटिंग कभी भी अपनी लाइफ में नहीं बेची, बट आफ्टर ही डाइड, लेकिन उसके मरने के बाद में हिज वर्क बिकेम नोन एज अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो पेंटिंग होती है उसको न्यू स्टाइल के पेंटिंग के नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. रिकासो वॉज अ पेंटर। रिकासो एक पेंटर है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई पेंटिंग सोल्ड नहीं की, कोई भी पेंटिंग नहीं बेची है, बट आफ्टर ही डाइड, लेकिन उसके मरने के बाद हिज वर्क बिकेम नोन एज न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग। उसके काम को एक नई तरह की पेंटिंग के रूप में
फेमस हो गया एंड वॉज शॉट आफ्टर, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा सर्च होना शुरू हुआ। कैन रिकासो सन द ओनली हेयर, क्या रिकासो का जो बेटा था, जो अकेला ही उसका हेयर था, सो वो कॉपीराइट बेनिफिट को क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है अपने फादर के पेंटिंग के लिए। सो क्योंकि उसका बेटा है और ओनली हियर है, सो ऑफ कोर्स ही कैन क्लेम द कॉपीराइट, बिकॉज रिकासो जो है, रिकासो इज नो मोर, ही डाइड, दैट्स वाई हिज ओनली सन कैन क्लेम द कॉपीराइट बेनिफिट्स। So let's look at the option. Option A, yes, because he has inherited the rights of ownership from the original creator, his father. So I think this is the correct answer. No, the right belongs to Ricasso. ये नहीं होगा. Only the rightful legal representative of, no, this cannot be done, क्योंकि इसमें उसने कोई भी राइटफुल लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर नहीं किया था और ना ही कोई उसने विल बनाई थी कि उसका कोई राइटफुल लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। देन नो द राइट डेवलप, नो तो नहीं आएगा। डिवॉल्व अपॉन द स्टेट अपॉन द डेथ ऑफ द ओरिजिनल आर्टिस्ट, सो इट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज रिकासो इज नो मोर एंड हिज ओनली सन is inherited to his property. So next, move on to another question. Question number 9. X enter into an agreement with Y. X Y के साथ एक एग्रीमेंट करता है टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बाय, लेकिन एक्स क्या कर रहा है, बाय गिविंग फॉल्स एश्योरेंस, वो किसी को फॉल्स एश्योरेंस दे रहा है, किसी को फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है टू पब्लिक टू गेट देम अ जॉब इन सिंगापुर, मतलब वो पब्लिक को फॉल्स एश्योरेंस दे रहा है, उनको एडमिट कर रहा है कि वो उनको सिंगापुर में जॉब दिलाएगा। सो द एग्रीमेंट इज, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? ऑफ कोर्स ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्रॉडुलेंट एक्ट जो है, चीटिंग का जो एक्ट है वो इसमें मेंशन है। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। नॉट एनफोर्सेबल एज द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स द fraudulent act of cheating, so this should be the answer. Enforceable as an agreement to share profit is separate from the act of false assurance, no, this cannot be enforceable, तो हो ही नहीं सकता है। Not enforceable as the agreement to share profit is separate from the act of false assurance, no. So what is the correct answer? The correct answer is A, not enforceable। enforceable नहीं होगा, एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें fraudulent act of cheating है। Now moving on to 10th question, assertion and reasoning, statement and the reasoning. The Attorney General of is the फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, सो ये करेक्ट है। जो अटॉर्नी जनरल है उसको फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। रीजनिंग, द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वॉज MC सेतालवाद, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, but reasoning is not the correct explanation of A. So what should be the answer? Option A, both assertion A and reasoning are true and reason R is the correct explanation of assertion A. No, both assertion A and reason R are true and reason is not the correct explanation of A. So this should be the correct one. So B should be the answer because both statements are true, but R is not the correct explanation of A. Reasoning is not the correct explanation of assertion. So that's why the answer should be B. Now move on to next question, question number 11. Match the decided cases विद देयर जजमेंट, सो हमारे पास डिसाइडेड केसेस है और उनकी जजमेंट्स भी हैं। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से केस में क्या जजमेंट्स आई हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जजमेंट है सुक्री कुरदेपा वर्सेस गुंडाकुल, देन सेकंड वन शांताबाई स्टेट ऑफ बॉम्बे, थर्ड वन फातिमा बीबी अरफान बेगम, फोर्थ वन मार्शल वर्सेस ग्रीन। सो यू शुड बी नोइंग, किसी एक के बारे में भी अगर पता होगा कि हाँ इस केस का डिसाइडेड केस का ये जजमेंट था, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
Now let's look at this one. I remember for this decided case. So I know the answer is B for this case. A sale of trees where they were cut and taken away was not that of immovable property. So अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. फोर्थ का बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो फोर्थ बी, दिस इज़ द करेक्ट वन. अगर हम देखेंगे 4D 4A 4C, इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी. सो इस तरीके से हम फास्टेस्ट वे में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर हमें एक भी केस के बारे में नॉलेज है तो. नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. चूज वन रीजन, एक रीजन बताना है. यू वुड यूज टू कन्विंस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू कन्वर्ट टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है. सो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्यों कन्वर्ट होना चाहिए. सो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं. कैसे? वाया इशुएंस ऑफ शेयर. वाया इशुएंस ऑफ शेयर. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इसलिए कन्वर्ट होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को रेज कर सकते वाया issuance of shares. So हम options देख लेते हैं. It is easier for the company to raise capital through sale of shares to the public. So this is the correct answer I think. It becomes more well known. No. It gets regulated by the government. वो तो सारी होती हैं. It becomes part of the public limited. No. वो तब आएगा public limited companies association में, तब आएगा जब वो public limited company already बन जाएगी. So A is the correct answer. It is easier for the company to raise capital through the sale of the public. So this is the correct answer. Now move on to another question. Question number 3. Sorry, question number 13. So consuming a product in line. प्रोडक्ट को कंज्यूम करना किस लाइन में, किस तरीके से, विद द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफर. जैसा कि ऑफर में डायरेक्शंस दी गई है उसी के तरीके से प्रोडक्ट को कंज्यूम करना. ये किस तरह का केस होता है? काउंटर ऑफर तो नहीं होगा, क्रॉस ऑफर भी नहीं है क्योंकि उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा है. देन एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन ऑफ द ऑफर. राइट, एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन, ऑफर की जो कंडीशन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं. देन एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस कंडीशन ऑफ वंस चॉइस. वंस चॉइस की बात ही नहीं हो रही है. सो करेक्ट आंसर इज द सी. सो C is the correct answer. Acceptance by performing condition of the offer. क्योंकि ऑफर के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. असर्शन एंड रीजनिंग अगेन. राम 12 साल का बच्चा है, उसको फ्री एजुकेशन का राइट है एज ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप. क्योंकि जो एज ग्रुप है 16 से 14 ईयर्स की, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और राम इसमें 12 ईयर ओल्ड है. नाउ रीजनिंग क्या है? राइट टू एजुकेशन फ्लोज फ्रॉम राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. सो ऑफकोर्स ए जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट है, आर उसका रीजनिंग है जो ये कि बता रहा है कि ये जो राइट टू लाइफ है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है. सो हमारा आंसर इसमें ए होना चाहिए क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ए इज द आंसर. सो ए इज द आंसर in this situation. Now move on to next question. Question number 15. So in this, एक कंपनी है, a company wants to launch a new juice
एंड डिस्टिंग्विश, एक नया जूस बनाना चाहती है और उसको डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करना चाहती है, यूनिक बनाना चाहती है उनके कंपटीटर से जो कि सिमिलर नेचर का आइटम जो है वो सोल्ड कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब इसमें कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए जिससे कि उसकी यूनिक इमेज जो है, यूनिक इमेज की बात हो रही है, यूनिक इमेज की बात हो रही है, उसको अपने लिए बनाना चाहिए। सो इमेज की बात है तो इसमें ट्रेडमार्क होना चाहिए, अगर इमेज की बात है तो इसमें ट्रेडमार्क होना चाहिए। सो हमारे पास ऑप्शन है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन आंसर, सो सी शुड बी द आंसर, और ट्रेड सीक्रेट, सो ट्रेड सीक्रेट भी है बट ये तीनों आंसर नहीं होंगे। अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, और ट्रेडमार्क क्या होता है, और ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। सो व्हाट इज़ पेटेंट? पेटेंट होता है इन्वेंशन, अगर किसी भी तरह की इन्वेंशन होती है, कोई रेसिपी हो, मेडिसिन हो, तो उसके लिए पेटेंट होता है। देन कॉपीराइट की बात करें तो क्रिएटर ऑफ लिटरेरी वर्क, जैसे कि अभी पेंटिंग की बात हुई थी तो उसमें पेंटिंग बनाई थी, या तो कोई लिटरेरी वर्क होता है, या कोई ड्रामेटिक वर्क होता है, म्यूजिकल वर्क होता है, आर्टिस्टिक वर्क होता है, या कोई प्रोड्यूसर होता है जो कि कोई फिल्म बनाता है, तो वो कॉपीराइट में आएगा। देन कम्स टू ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? मार्क, यहाँ पर भी हमारी बात हुई थी ना, यूनिक इमेज की बात हो रही है, तो जब हम इमेज की बात करें इसका मतलब यहाँ पर मार्क की बात हो रही है, तो हमारा ट्रेडमार्क में आएगा। वो सिंबल होता है एक तरीके का जिसमें कि पब्लिक की अटेंशन जाती है कि ट्रेडमार्क देखने के बाद कि हाँ ये इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है। देन ट्रेड सीक्रेट की बात होती है तो ट्रेड सीक्रेट में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, वो ट्रेड का सीक्रेट है, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसमें स्ट्रैटेजीज हो सकती है, उसमें डिज़ाइंस हो सकते हैं, क्लाइंट डेटाबेस हो सकता है, फॉर्मूलाज हो सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यूनिक इमेज की बात हो रही है, तो हमारा आंसर होगा ट्रेडमार्क। नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द क्वेश्चन? आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ मीडिएशन, जो हमारे पास मीडिएशन के टाइप दिए हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेयर मीडिएटर एक्ट एज अ गार्जियन, जहाँ पर मीडिएटर एक गार्जियन की तरह काम करता है, ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस का, मीडिएशन के प्रोसेस का, नॉट कंटेंट और द आउटकम, मतलब आउटकम क्या निकलेगा वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट ये है कि उनको एज अ गार्जियन उन दोनों को सपोर्ट करना है, दोनों पार्टीज़ को जिनका कि डिस्प्यूट चल रहा है। सो द पार्टीज इन डिस्प्यूट कंट्रोल बोथ व्हाट विल बी डिस्कस्ड, मतलब ये पार्टीज़ ही कंट्रोल करेंगी कि उनको क्या डिस्कस करना है और उनका इशू जो है वो किस तरीके से रिजॉल्व होगा। ये पार्टी की जिम्मेदारी है, किसी मीडिएटर की जिम्मेदारी नहीं है, ये पार्टीज़ ही अपने आप से देखेंगी। द मीडिएटर फर्दर प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, यहाँ पर मीडिएटर को क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बताएगा, वो उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और एजेंडा देगा डिस्कशन का कि उनको किस तरीके से उसको डिस्कशन करना है, और उसका एक फैसिलिटेटिव मेथड उसको देना है कि उनको फैसिलिटेट करेंगे एज अ गार्जियन। सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर तो वैसे फैसिलिटेटिव मीडिएशन होगा। लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ मीडिएशन, हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि मीडिएशन किस तरह के होते हैं और कितने उसके टाइप्स हैं। सो हेयर 5 टाइप्स ऑफ मीडिएशन इज देयर: इवेलुएटिव, फैसिलिटेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, विद मीडिएशन, with arbitration and online arbitration. So इवेल्युएटिव में क्या होता है कि जो मीडिएटर होता है वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा पार्टीज़ को, इवेलुएट करके देगा कि उनका केस जो है वो किस तरीके का है। मे बी ये हो सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ, उनका फैमिली मैटर चल रहा है, वाइफ कह रही है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं रेंट पर रहती हूँ, तो मुझे 15,000 मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन हस्बैंड कह रहा है मैं तो 20,000 ही कमाता हूँ, तो मैं 15,000 मेंटेनेंस कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद रेंट पर रहता हूँ और मुझे ऑफिस जाने के लिए भी खर्चा चाहिए, मुझे अपने फूड देखने के लिए भी खर्चा चाहिए। सो इस तरीके से क्या होता है, जो मीडिएटर होता है वो इवेलुएट करके बताता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। देन वो सेटलमेंट के में भी उनको हेल्प करता है कि वो किस तरीके से इसको सेटल कर सकते हैं, कि मे बी वो कह सकता है वाइफ को कि आप 10,000 ले लो और इस केस को सेटल करो, और हस्बैंड को भी कह सकता है कि आप 10,000 दे के इस केस को सेटल कर सकते हो। देन फैसिलिटेटिव, अभी हमने बात की फैसिलिटेटिव की, जो कि एज अ गार्जियन उनको फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं टू फाइंड अ रिजोल्यूशन। दोनों पार्टीज अपने आप ही
अपने सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करती है। तो उसी के लिए फैसिलिटेटिव मीडिएटर का काम क्या होता है, उनको फैसिलिटेट करना होता है ताकि जो पार्टीज़ हैं उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें। मतलब अब जैसे केस में बताया था कि वो हस्बैंड कह रहा है मेरे पास 20,000 ही, मैं 15,000 नहीं दे सकता हूँ, वाइफ कह रही है मुझे 15,000 ही चाहिए, तो वो उनको फैसिलिटेट करेगा कि आप किस तरीके से इसको मतलब अपने मैटर को सॉल्व कर सकते हो। देन इज ट्रांसफॉर्मेटिव इज एनकरेज डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग को एनकरेज करता है। प्रोवाइड एन ओपनिंग फॉर पार्टीज व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज, मतलब पार्टीज़ को ये बताता है कि वो किस तरह की सिचुएशन में क्या चीज़ चूज़ कर सकते हैं और उसको किस तरीके से वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देन व्हाट विद आर्बिट्रेशन, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन, तो यहाँ पर बात हो जाती है जजमेंट की, यहाँ पर बात हो जाती है जजमेंट की, या ये कह सकते हैं कि इसमें अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड दिया जा सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक जज की, जैसे जज जजमेंट देता है उसी तरीके से जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है उसकी इम्पॉर्टेंस होती है। सो इसमें क्या होता है, प्रोसेस बिगिनस एज अ स्टैंडर्ड मीडिएशन, इट मीन्स मीडिएशन का प्रोसेस जैसे बाकी मीडिएशन शुरू होते हैं उसी तरीके से शुरू होता है, लेकिन अगर मीडिएशन फेल हो जाती है इसमें, तो जो मीडिएटर है वो आर्बिट्रर की तरह जजमेंट जो है, आर्बिट्रल अवार्ड इसमें पास कर सकता है। वो ये कह सकता है कि हस्बैंड को कि नहीं आपको 10,000 देना पड़ेगा, और वाइफ को ये कह सकता है कि नहीं 10,000 से ज़्यादा हस्बैंड नहीं दे सकता है, तो आपको इसी में सेटल डाउन करना पड़ेगा। नाउ कम्स टू अनदर वन, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन। ऑनलाइन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन में जो पार्टीज़ होती हैं, क्योंकि वो जोग्राफिक डिस्टेंस पे रहती है, दूर दूर रह सकती है, 2 स्टेट्स में हो सकती है, तो उनकी डायरेक्ट मीटिंग कराने का एक तरीका होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो दोनों डिस्प्यूटेड पार्टी को मीडिएटर के साथ में बातचीत करा सके। सो दैट इज़ ऑनलाइन आर्बिट्रेशन। सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन। सो हेयर क्या हो रहा है कि जो मीडिएटर है वो एज अ गार्जियन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो हेयर द आंसर वुड बी फैसिलिटेटिव मीडिएशन, फैसिलिटेटिव मीडिएशन वुड बी द आंसर। सो नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज अगेन असर्शन एंड रीजनिंग। सो इन दिस केस आरोहा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, और उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, मतलब उसको ग्राउंड नहीं देंगे कि उसको अरेस्ट क्यों किया है, लेकिन उसको अरेस्ट किया जा सकता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं उसके अंडर उसको अरेस्ट किया है, तो ये कह रहे हैं कि विदाउट ग्राउंड दिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई है, ग्राउंड तो देना पड़ेगा। देन सेफ गार्ड अंडर आर्टिकल 22, सेफ गार्ड कहाँ दिए गए हैं, सेफ गार्ड दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 22 में। डू नॉट अप्लाई टू पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो सेफ गार्ड जो दिए हैं आर्टिकल 22 में, वो ये कह रहे हैं कि जो भी पर्सन अरेस्ट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में, उसके ऊपर ये जो सेफ गार्ड है आर्टिकल 22 के वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ फॉल्स। यहाँ पर उसको ग्राउंड नहीं देना पड़ेगा, ग्राउंड उसको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट किया गया है। सो ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। सो डी शुड बी द आंसर, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। सो डी इज द करेक्ट आंसर। So now come to another question, question number 18. इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की बात हो रही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिशन और डिसिप्लिन। इट मीन्स
जैसे हमने भी ये पढ़ा है कि जो स्टेट बार एसोसिएशन है, स्टेट बार एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉयर्स को रेगुलेट करें, उनके एडमिशन के लिए उनको एडमिशन दे, एनरोल करें बार एसोसिएशन में, और डिसिप्लिन, उनका डिसिप्लिन जो है उसको भी स्टेट बार एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉयर्स को रेगुलेट करे अकॉर्डिंग टू द एडमिशन एंड द डिसिप्लिन, विद एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर मेंबर्स एज अ प्रोफेशनल बॉडी। सो किस लिए? ताकि वो जो प्रोफेशनल बॉडी है उसको सपोर्ट कर सकें। तो इंडिया में तो स्टेट बार एसोसिएशन करती है, इसी तरीके से कैलिफोर्निया में भी स्टेट बार एसोसिएशन ही जो लॉयर्स को रेगुलेट करती हैं। तो व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस वी आर हैविंग स्टेट सुप्रीम कोर्ट, नो। बोर्ड ऑफ बार एग्जामिनर्स, नो। फेडरल कोर्ट का भी ये काम नहीं होता है, स्टेट बार एसोसिएशन का ही ये काम होता है। सो आंसर इज स्टेट बार एसोसिएशन। स्टेट बार एसोसिएशन इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? सीवीसी के लिए कौन सी कमेटी थी? सीवीसी के लिए कौन सी कमेटी थी? तो सीवीसी के लिए सेंथनन कमेटी थी। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। वेंकटाचार्य कमेटी, संथनाम कमेटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। चंद्रशेखर कमेटी नहीं है, हनुमंत राव कमेटी भी नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुआ था कौन सी कमेटी के ऊपर? सेंथनाम कमेटी। देन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज सेज? तो राजू वॉन्ट्स टू मर्डर रत्ना। राजू रत्ना का मर्डर करना चाहता है। ही बाइज 20 टैबलेट, और उसके लिए 20 टैबलेट्स खरीदता है स्लीपिंग पिल्स की, एंड कीप इट इन हिज ड्रॉर। वो उनको अपनी ड्रॉर में रख देता है, और उसके बाद क्या करता है? वो प्लान करता है रत्ना को वो स्लीपिंग पिल्स देने के लिए। हैज़ राजू कमिटेड एन ऑफेंस? क्या राजू ने कोई ऑफेंस किया है? अभी तक तो राजू ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसने प्लान किया जो इंटेंशन है, और उसने जो 20 टैबलेट्स है स्लीपिंग पिल्स की वो भी खरीदी, तो वो प्रिपरेशन हुआ। लेकिन ना तो उसने अटेम्प्ट किया है और ना ही उसने कमीशन किया है, तो ये क्राइम नहीं होगा, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। हम येस तो नहीं आएगा, येस भी नहीं आएगा, नो के ऑप्शन देख लेते हैं। नो इंटेंशन एंड प्रिपरेशन एंड ऑन डू नॉट गिव राइज टू एनी, ये करेक्ट होगा। नो रत्ना इज एविल एंड, ये तो करेक्ट नहीं होगा। अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे पास जो स्टेजेस की क्राइम है, क्राइम की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी है? इंटेंशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होती है क्राइम की, जिसमें कि मेंटल स्टेज होता है, वो ऑफेंस नहीं होता है। प्रिपरेशन सेकंड स्टेज होती है क्राइम की, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको ऑफेंस माना जाए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो ऑफेंस होता है। जैसे कि कलेक्टिंग आर्म्स फॉर वॉर पर्पस, अगर किसी ने वॉर पर्पस के लिए आर्म्स खरीदी हैं। देन कोई इंडियन करेंसी या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प्स बना रहा है, या फिर डकैती के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, ये अगर इनकी प्रिपरेशन भी होगी तो भी ये ऑफेंस में काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देन कम्स टू अटेम्प्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो ज़रूर होगा क्योंकि अटेम्प्ट कर दिया है, शुरुआत कर दी है। थर्ड स्टेज क्या हो सकती है क्राइम की? पनिशेबल एज इट इज़ डायरेक्ट स्टेप टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेप है क्राइम करने के लिए, तो उसमें अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली ही पनिशमेंट मिलेगी। कमीशन की बात हो रही है फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम। जो कमीशन है वो फाइनल स्टेज है क्राइम की, इसमें क्राइम कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्राइम क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। द ऑफेंडर विल बी ट्राइड, और जो ऑफेंडर होगा और जो एक्यूज होगा उसका ट्रायल चलेगा, और आईपीसी के अकॉर्डिंगली जिस भी तरह का उसने क्राइम किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी। किसी भी तरह का क्राइम हो सकता है, मर्डर हो सकता है, थेफ्ट होती है, डकैती हो सकती है, असॉल्ट हो सकता है। तो जिस भी तरह का क्राइम करेगा तो उसको उसी तरह की जो पनिशमेंट है वो सारी की सारी पनिशमेंट उसको अकॉर्डिंगली मिलेगी।